हेलो एंड वेलकम टू लतीफ़ सरस कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ मी आसिफ रफ़ीक विद अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। गाइस, इस लेक्चर में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के छोटे से दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्वराज पार्टी एंड साइमन कमीशन को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को डिस्कस किया था। आई होप आपने उस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से रिवाइज कर रहे होगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जिसने भी पॉलिटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ा होगा उसे पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में बहुत सारे प्रोविजंस रखे गए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स रखे गए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस के लिए बहुत सारे प्रोविजंस रखे गए थे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये था कि अब इंडिया में इलेक्शंस होंगे इन 1923, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। प्रोविंशियल लेवल का मतलब है स्टेट लेवल, उस टाइम स्टेट्स को प्रोविंसेस कहते हैं, इसीलिए उस टाइम प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स कहा जाता है। यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर्स में भी इलेक्शंस होंगे और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में भी इलेक्शंस होंगे। ये लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। कब इलेक्शंस इंडिया में होंगे? 1923। तो गाइस, पिछले लेक्चर में हम 1922 तक आए थे। हमने चोरी चोरी इंसिडेंट को डिस्कस किया था जो 5 फरवरी 1922 में हुआ। और अब जब 1923 में इलेक्शंस होने वाले हैं, कांग्रेस लीडर्स में एक इशू उभर के आया, एक इशू अराइज हुआ कि क्या हमें इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए और क्या हमें लेजिस्लेचर्स में एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए इस इशू पे दो इम्पॉर्टेंट फैक्शन ऑफ लीडर्स खड़ा हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के टू इम्पॉर्टेंट फैक्शन ऑफ लीडर्स खड़ा हुए इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए कि क्या हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए इन इलेक्शंस ऑफ 1923 एज पर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। पहले फैक्शन को कहा जाता है प्रो चेंजर्स, यानी कि वो लीडर्स जो चेंज चाहते थे, हु वायर इन फेवर ऑफ चेंज। और दूसरा जो फैक्शन था उनको कहते थे नो चेंजर्स, यानी कि हु वायर इन अपोजिशन टू चेंज, वो जो चाहते थे कि हमें चेंज नहीं करनी है, जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। और प्रो चेंजर्स में जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, उनमें CR दास आता है, मोतीलाल नेहरू आता है, NC खिलकर आता है। खिलाफत लीडर्स के कुछ हुसनैन शहीद शरावडी आता है और एंड सम अदर लीडर्स लाइक सुभाष चंद्र बोस एंड विठल भाई पाटिल। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट लीडर्स जो हु वर एडवोकेटिंग द आइडियोलॉजी ऑफ प्रो चेंजर्स कि हमें चेंज लानी है और हमें इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, हमें वी शुड एंटर इनटू द लेजिस्लेचर जो होने वाले हैं इलेक्शंस। उसके बाद दूसरी कैटेगरी नो चेंजर्स, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल आता है, इसमें डॉक्टर अंसारी आता है, इसमें राजेंद्र प्रसाद आता है और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं। ये कहते हैं कि नहीं, हमें इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट एंटर इनटू द लेजिस्लेचर। इससे जो इंडियन नेशनलिज्म है ये वीक हो जाएगा, इट वुड डेफिनेटली लीड टू वीकनिंग द नेशनल फर्वर और हमें अपनी कंस्ट्रक्टिव काम पे वर्क पे काम करना चाहिए। तो जो प्रो चेंजर्स थे इनका पहला पॉइंट था कि टेक पार्ट इन इलेक्शंस इन 1923। हमें इलेक्शंस जो अब होने वाले हैं 1923 के, हमें इनमें पार्ट लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट प्रो चेंजर्स का,
एंटर इनटू द लेजिस्लेचर्स इन ऑर्डर टू मेंड देम और एंड देम। हमें लेजिस्लेचर्स में जाना चाहिए, एंटर करना चाहिए, हमें या तो इन लेजिस्लेचर्स में सुधार लाना चाहिए, मेंड करना चाहिए, या तो हमें इन्हें ख़त्म करना चाहिए, एंड करना चाहिए। और ये पॉसिबल तभी है जब हम इनमें एंटर हो जाएंगे, जब हम देखेंगे कि इन लेजिस्लेचर्स में क्या होता है। यानी कि वो कहते थे कि हम एक्सपोज कर सकते हैं, हम अपोज कर सकते हैं ड्रैकोनियन लॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि जितने भी लॉज वो लेजिस्लेचर से ही बनते हैं। जब हम लेजिस्लेचर्स में होंगे वी कैन अपोज, वी कुड एक्सपोज द ड्रैकोनियन ब्लैक एक्ट्स और लॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद वो कहते थे ऑब्स्ट्रक्ट द वर्क ऑफ काउंसिल्स इफ देयर डिमांड्स वर नॉट मेट। अगर हमारी जो डिमांड्स हैं, जो डिमांड हम करते हैं, अगर ब्रिटिश वो नहीं मानते हैं तो वी कुड ऑब्स्ट्रक्ट द वर्क ऑफ काउंसिल, हम काउंसिल में अपोजिशन करेंगे, हम किसी भी चीज़ को आगे चलने नहीं देंगे। उसके बाद ये कहते थे कि अगर हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो जो कंजर्वेटिव रीजनल पार्टीज इंडिया में चल रही हैं, स्पेशली जो साउथ इंडिया में कंजर्वेटिव रीजनल पार्टीज चल रही हैं, वो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे और इससे आर्बिट्रेरीनेस हो जाएगी काउंसिल्स में। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अच्छा लगे वो करेंगे विदाउट केयरिंग ऑफ द फैक्ट क्या ये इंडियंस के लिए अच्छा है या नहीं है। वो जो ला चाहे ला सकते हैं, जो ला चाहे उसको स्क्रैप कर सकते हैं अगर हम नहीं एंटर करेंगे इस काउंसिल में। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट ओपिनियंस जो प्रो चेंजर्स ने सामने लाए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद जो नो चेंजर्स हैं उन्होंने पहले ही कहा कि बाइकॉट इलेक्शंस एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, हमें जो ये बाइकॉट इलेक्शंस हैं जो 1923 में होने वाले हैं, सेंट्रल लेजिस्लेचर पे भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे भी हमें इन्हें बाइकॉट करना चाहिए। हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंटर नहीं होना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे जो नेशनलिज्म उभर के आया है इंडियंस में, लोगों में, वो इससे ख़त्म हो जाएगा, वो इससे वीक हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा अटेंशन काउंसिल की तरफ जाएगा तो इससे जो हमारा नेशनल फर्वर हैं, जो एंथुसियाज्म है, ये ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने इस चीज़ पे जोर दी कि हमें कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे एम्फेसाइज करना चाहिए, जो मैंने आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बोला था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे एम्फेसाइज करना चाहिए, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी पे काम करना चाहिए, ग्रास रूट वर्क इन विलेजेस एंड अमंग पुअर उस पे काम करना चाहिए, और हमें इलेक्शंस और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बायकॉट करना चाहिए। तो ये दो फैक्शंस जो लीडर्स थे, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स, इनकी जो आइडियोलॉजी थी ये पूरी तरह से डिफरेंट थी, एंड द आइडियोलॉजीज ऑफ टू फैक्शंस वर क्लैशिंग विथ ईच अदर। एक की आइडियोलॉजी दूसरी से क्लैश कर रही थी। एक कह रही थी टोटली हमें पार्टिसिपेट करना है, दूसरी कह रही थी कि हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। इस डेडलॉक को, इस क्लैश को ख़त्म करने के लिए एक सेशन होता है जिसे कहते हैं गया सेशन 1922 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है, मैंने आपको पहले से ही बताया है जब मैंने आईएनसी पढ़ाया है कि आईएनसी के हर साल यूजुअली इन द मंथ ऑफ दिसंबर सेशंस हुआ करते थे जिसका एक प्रेसिडेंट होता था। इसी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है 1922 में जिसे गया सेशन कहते हैं, और जहां पर प्रेसिडेंट होते हैं सीआर दास, जो लीडिंग प्रो चेंजर होते हैं। जो सीआर दास उस टाइम अपनी आइडियोलॉजी सामने रखते हैं, और जो नो चेंजर्स हैं वो भी अपनी आइडियोलॉजी सामने रखते हैं कि क्या हमें इलेक्शन, पहला इशू इस सेशन में ये था कि इलेक्शन इशू, क्या हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा इशू काउंसिल में हमें एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्रो चेंजर्स एक तरफ बोलते हैं यस हमें करना चाहिए दोनों, नो चेंजर्स कहते हैं नो हमें नहीं करना चाहिए। और नतीजे के तौर पे इस सेशन में प्रो चेंजर्स के रेजोल्यूशन को डिफीट किया गया, प्रो चेंजर्स की इस बात को नहीं माना गया। सीआर दास जो कि प्रेसिडेंट थे
उसकी बात को डिक्लाइन किया जाता है, उसकी बात को नहीं माना जाता है, जिसकी वजह से CR दास रिज़ाइन करते हैं। वो इस प्रेसिडेंटशिप से, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर होने से रिज़ाइन करते हैं अलॉन्ग विथ मोतीलाल नेहरू, NC किलकर, और लॉन्च करते हैं अपनी एक पार्टी जिसको हम कहते हैं कांग्रेस खिलाफत पार्टी। सॉरी गाइस, यहाँ पर कांग्रेस 2 बार लिखा है, कांग्रेस खिलाफत पार्टी, और जिसको हम पॉपुलरली कहते हैं स्वराज पार्टी। तो गाइज ये आपको याद रखना है, दिस वाज द ऑल अबाउट हाउ स्वराज पार्टी केम इनटू बीइंग, किस तरीके से स्वराज पार्टी बनी, क्या रीज़न रहे जिसकी वजह से स्वराज पार्टी बनी। और ये नेम भी आपको याद रखना है, जो इसका अच्छा असली नाम कांग्रेस खिलाफत पार्टी, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और प्रेसिडेंट जो इस स्वराज पार्टी का बनाया गया उसको वो CR दास, चित्तरंजन दास को बनाया गया, जो और सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। तो गाइस ये एक तरह का सूरत स्प्लिट की तरह जो 1907 में हुआ था, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स डिवाइड हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस इनटू एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स। इसी तरह का इंसिडेंट फिर से रिपीट हुआ था इन द फॉर्म ऑफ दिस स्वराज पार्टी। तो इस टाइम सीन में महात्मा गांधी भी चल रहे थे, आल्दो ही वाज इन जेल, जिसको यरवादा जेल भेजा गया था 1922 में। ठीक है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था, यरवादा जेल जो पुणे में है। उसको पता था कि डिवीज़न का कितना नुकसान होता है, अगर लीडर्स डिवाइड हुए तो इससे इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत पीछे हो जाएगी। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सूरत स्प्लिट लाइक डिजास्टरस इंसिडेंट, जो सूरत स्प्लिट में हुआ था एक डिजास्टरस इंसिडेंट, उसको फिर से न दोहराए, जब गांधी को रिलीज़ किया गया 1924, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि आप इस पॉइंट को याद रखिए। जब इसको 1924 ऑन 5 फरवरी 1924 गांधी को रिलीज़ किया गया। क्यों रिलीज़ किया गया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे। अगर इसको 6 साल के लिए सेंटेंस दी गई तो वाई गांधी वाज रिलीज ओनली आफ्टर 2 ईयर्स, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला है। उसके बाद मैंने अपने नोट्स में भी लिखा है ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम्स इसको रिलीज़ किया गया। उसके बाद जब जूँ ही महात्मा गांधी रिलीज़ हुए, उसने एक स्पेशल सेशन INC का बुलाया दिल्ली में इन 1923 में दिल्ली में स्पेशल सेशन। गाइज ये सेशन यूजुअल सेशन नहीं था जो दिसंबर में होता है, ये स्पेशल सेशन था। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम एक स्पेशल सेशन भी कर सकती थी। इसी तरीके से महात्मा गांधी ने एक स्पेशल सेशन बुलाया 1923 में दिल्ली में, जहाँ जिसके प्रेसिडेंट रहे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इसलिए आपको ये इम्पॉर्टेंट याद रखना है। इसके बाद जब इनको इस स्पेशल सेशन बुलाया गया, इसमें रिज़ल्ट क्या निकल के आया। पहली इम्पॉर्टेंट बात कही गई, जो इलेक्शन इशू गया सेशन में हुआ था, जिसमें टोटली इनको मना किया गया था कि आप पार्टिसिपेट नहीं कीजिए। स्वराज पार्टी को कहा गया कि आप कांग्रेस को छोड़ के न जाए, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्वराज पार्टी वाज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस बट बाय रिमेनिंग इन कांग्रेस। आप कांग्रेस में ही बैठे, लेकिन आप पार्टिसिपेट कीजिए। दूसरा इशू जो था काउंसिल इशू, उसमें कहा गया स्वराज पार्टी को कि आप इसमें एंटर कर सकते हो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के बाद आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी उसी पे ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या आप काउंसिल्स में एंटर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। उसके बाद इस स्पेशल सेशन के इस डिसीजन को, जिसमें स्वराज पार्टी को एलो किया गया टू टेक पार्ट इन इलेक्शन और काउंसिल्स में डिसीजन आगे लिया जाएगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, उसको एंडोर्स किया गया। इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया गया
एक और इम्पॉर्टेंट सेशन जो यूजुअल सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो दिसंबर 1924 में होता है। कहाँ पर होता है? बेलगांव में होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है बेलगांव सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे सेशंस में। बेलगांव सेशन इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इस सेशन में वाहिद एक बार महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं, वो इसी सेशन बेलगांव सेशन में 1924 में बने हैं, इन विच गांधी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस फॉर फर्स्ट एंड ओनली वन टाइम इन थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये दो इश्यूज को रिजॉल्व किया गया। उसके बाद जो वर्क थी स्वराज पार्टी की, परफॉर्मेंस थी, इसमें पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि स्वराज पार्टी वॉन 42 सीट्स आउट ऑफ द 101 इलेक्टेड सीट्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 42 सीट्स जीते। और प्रोविंशियल काउंसिल्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस, 174 सीट्स आउट ऑफ 625 सीट्स। उसके बाद जो विठल भाई पटेल हैं, जो प्रो चेंजर के एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे, वो बने प्रेसिडेंट ऑफ एट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि स्पीकर बने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने 42 सीट्स जीते थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे जितने भी ड्रैकोनियन ब्लैक एक्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लाई थी, उनको अपोज करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने रेजोल्यूशंस पास की। दे ब्रॉट रेजोल्यूशन फॉर एग्जांपल पब्लिक सिडेशन मीटिंग एक्ट 1921, जिसके तहत अगर कहीं पर लोग मीटिंग करते हैं तो गवर्नमेंट इनको अरेस्ट करती हैं। तो ये बहुत ड्रैकोनियन एक्ट था, बहुत डेंजरस एक्ट था, पब्लिक सिडेशस मीटिंग एक्ट 1921। तो इसके लिए, इसके ख़त्म एब्ल्यूशन के लिए स्क्रैप करने के लिए रेजोल्यूशन भेजा गया। उसके बाद स्वराज पार्टी ने एक इम्पॉर्टेंट कमेटी बनाई जिसका नाम है मूडीमैन कमेटी। गाइस, ये इम्पॉर्टेंट कमेटी आपको याद रखनी है, क्योंकि कमेटी से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों मूडीमैन कमेटी को अपॉइंट किया गया बाय स्वराज पार्टी? इसलिए जितने भी डिफेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हैं रहे हैं, उनको ब्रिंग आउट, उनको दिखाने के लिए इस कमेटी को अपॉइंट किया गया बाय द स्वराज पार्टी। उसके बाद आगे जाके इस स्वराज पार्टी ख़त्म होती है जब 1925 में सीआर दास मर जाते हैं, व्हेन सीआर दास एक्सपायर्ड इन 1925। उसके बाद मोतीलाल नेहरू भी कांग्रेस में वापस आ जाते हैं इसको छोड़ के, और 1930 में स्वराज पार्टी फाइनली ख़त्म हो जाती है और मर्ज हो जाती है विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस एक हिस्टोरिक सेशन विच इज़ नोन एज लाहौर सेशन में एक रेजोल्यूशन पास करता है ऑन पूर्ण स्वराज। तो ये आपको याद रखना है। बनी कब ये स्वराज पार्टी? 1922, और ख़त्म कब होती है? 1930 में। तो ये आपको याद रखने हैं स्वराज पार्टी के मुतल्लिक। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ साइमन कमीशन। अगेन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसमें दूसरा एक पॉइंट रखा गया था, वो ये था कि सिस्टम ऑफ review of reforms after 10 years to analyze the constitutional progress and to bring in more reforms। यानी कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, उसके बाद आफ्टर 10 ईयर्स के बाद यहाँ पर एक कमीशन भेजा जाएगा जो ये रिव्यू करेगा इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस, यहाँ पर किस लेवल की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस हो रही है और क्या यहाँ मोर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये पॉइंट लिखा गया था। तो लेकिन तो ये कमीशन जो था, ये सिस्टम ऑफ रिव्यू जो था, इट वाज ड्यू ऑन इन 1929। ये 1929 में इसे इंडिया में भेजना था, लेकिन इसको 1927 में ही भेजा गया।
आल्दो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर कभी कभी कोई आपको बोले कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर द अर्ली अराइवल, ठीक है, क्यों इसको जल्दी भेजा गया, तो आपको आंसर करना है जो उस टाइम की पार्टी ब्रिटेन में थी, दैट वाज कंजर्वेटिव पार्टी, और वहाँ पर अब इलेक्शन होने वाले थे, और जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसको लगता था कि आई वुड लॉस अगेंस्ट द लेबर पार्टी, जो अब इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या अगर मैंने हारा इलेक्शन फिर लेबर पार्टी बन जाएगी, वो कमीशन भेजेगी, क्या पता वो क्या उस कमीशन में रखेगी, इसलिए उन्होंने इसे पहले ही भेजा। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स फियर ऑफ लूजिंग टू द लेबर पार्टी इन द अपकमिंग इलेक्शन वाज द रीजन फॉर द अर्ली अराइवल ऑफ दिस रिव्यू कमीशन टू इंडिया, जो 1927 में ही भेजा गया। उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी अपॉइंट करती हैं एक कमीशन नवंबर 1927 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन एल्सब्रॉक साइमन। गाइस, आपने सुना होगा लॉर्ड साइमन, लेकिन जो फुल नेम है इसका सर जॉन एल्सब्रॉक साइमन, और इसका जो ऑफिशियल नेम था वो था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ये आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है। और इसका चेयरमैन चूंकि सर जॉन एल्सब्रॉक साइमन था, और इसी के नाम से ये फेमस हुए साइमन कमीशन। और इसके 7 मेंबर्स हैं। कौन कौन 7 मेंबर्स हैं, उनके सारे नाम मैंने लिखे हैं, आपको याद नहीं करना है, आपको रट्टा नहीं मारना है, बस एग्ज़ाम से पहले 2 दिन 3 दिन आपको गो थ्रू करना है, 2-3 बार आपको इन्हें पढ़ना है, ताकि आपको थोड़ा क्लियर माइंड में रहे। अगर आपको ये पूछा जाए कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ साइमन कमीशन, तो आप इजीली इसको आंसर कर पाओ। तो फर्स्ट जो चेयरमैन था इट वाज सर जॉन एल्सब्रॉक साइमन। सेकंड जो थे वो थे क्लेमेंट रिचर्ड एटली। थर्ड जो थे वो थे हैरी लेवी लेवसन। फोर्थ जो थे वो थे सर एडवर्ड जॉर्ज कैटागॉन। और नेक्स्ट जो थे वो थे जॉर्ज रिचर्ड लैनफॉक्स। और सिक्स्थ जो थे वो थे डोनाल्ड स्टर्लिंग पाल्मर हॉवर्ड। और 7th जो थे वो थे वर्मन हेडशॉन। गाइस, नेम थोड़े डिफ़िकल्ट प्रोनाउंस करने हैं, लेकिन 1-2 बार आप इनको पढ़े आपको अच्छे से याद रहेंगे। तो दिस वाज द कमीशन जो 7 मेंबर्स की थी, लेकिन इस कमीशन को इंडियन लीडर्स ने बायकॉट किया। क्यों? क्योंकि 2 इशू इंडियन लीडर्स को इस कमीशन से लगे। फर्स्ट जो इसके मेंबर्स थे वो 7 थे, और ऑल द 7 वायर यूरोपियंस, ऑल द 7 वायर इंग्लिश, वो तमाम ब्रिटिश थे, इसमें नो इंडियन लीडर था। इस कमीशन को इंडिया में भेजा गया था इसलिए कि ये इंडियन पार्टीज़ के साथ, इंडियन लीडर्स के साथ डेलिब्रेशन करे, डिस्कशन करे, देखे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस कैसी है, मोर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। लेकिन टू द सरप्राइज ऑफ इंडियन लीडर्स, इसमें इंडिया का कोई मेंबर ही नहीं रखा गया। तो दिस वाज द सरप्राइजिंग फैक्ट विच ओविंग टू विच इंडियन लीडर्स फेल्ट इंसल्टेड, और उन्होंने इस कमीशन को बायकॉट किया। लेकिन जो ब्रिटिश ने रीज़न दिया, अगर आपको अब पूछा जाए कि वाई जो साइमन कमीशन है उसमें क्यों खाली ब्रिटिश ही थे, वाई ऑल द मेंबर्स वर इंग्लिश, इसके लिए जो ऑफिशियल रीज़न ब्रिटिश ने दिया, उन्होंने ये कहा कि चूंकि इस कमीशन को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया, इसलिए इसमें सारे मेंबर्स ब्रिटिश के ही होने चाहिए। तो ये मुझे मजाक लग रहा है, लेकिन दिस वाज द ऑफिशियल रीज़न विच वाज गिवन बाय द ब्रिटिश एट दैट टाइम। उसके बाद दूसरा जो इशू इंडियन लीडर्स को लगा, एक्सपेंस जो था इसका वो था 3.5 लाख 3.5 लाख रुपीज़ इसके एक्सपेंस थे। नहीं सॉरी गाइस, 3.5 करोड़ 3.5 करोड़, सॉरी मैंने नोटिस में नहीं लिखा है, लेकिन आप अपने नोटबुक में ऐड कीजिए। 3.5 करोड़ इसका जो एक्सपेंस था, इट वाज चार्ज फ्रॉम द इंडियन एक्सचेकर, ये इंडिया के ही
खर्चे में निकाला जाएगा ये खर्चा, इसके लिए उन्होंने ये रीज़न दिया है कि इस कमीशन को हमने इंडिया के लिए बनाया है तो खर्चा भी इंडिया ही उठाएगा। तो दीज वर टू इम्पॉर्टेंट ग्राउंड्स ऑन बेसिस ऑफ विच इंडियन लीडर्स बायकॉटेड दिस कमीशन। क्योंकि दिसंबर 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मीटिंग होती है मद्रास में। गाइस ये इम्पॉर्टेंट है, किसी बुक में आप ये पॉइंट नहीं देखोगे, किसी भी जर्नल नॉलेज में ये पॉइंट नहीं देखोगे। अगर आप मुझे ये पॉइंट किसी पॉइंट में दिखाओगे तो आई एम डैम श्योर मैं लेक्चर देना बंद करूँगा। आपने जो पूर्ण स्वराज हैं, जो पूर्ण स्वराज हैं, आपने इसका नाम सुना होगा, 100 बार सुना होगा, लेकिन स्नैप रेजोल्यूशन का नाम आपने नहीं सुना होगा, आई एम डैम श्योर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मीटिंग होती है मद्रास में, जिसमें उन्होंने ये डिसीजन लिया, ये इरादा किया कि हम इस कमीशन को बायकॉट करते हैं, और उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसे हम कहते हैं स्नैप रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज। अगर आपको पूछा जाए पूर्ण स्वराज कब हुआ तो आप अच्छे से आंसर कर पाओगे 1929। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बोले पूर्ण स्वराज, स्नैप रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज कब हुआ, तो आपको आंसर देना है 1927 इन मद्रास। स्नैप रेजोल्यूशन का मतलब होता है, स्नैप रेजोल्यूशन का मतलब होता है ये फुल रेजोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब होता है पूर्ण स्वराज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की विदाउट चेंजिंग द आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 1 था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका जो आर्टिकल 1 था वो ये कहता था कि डोमिनियन स्टेटस, हमें क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेटस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस रेजोल्यूशन में, स्नैप रेजोल्यूशन में कहते हैं कि डोमिनियन स्टेटस में ही रह के हमें स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। इस रेजोल्यूशन को कहते हैं स्नैप रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज। प्लीज़ इसे ऐड कीजिए। कब हुआ, 1927। कहाँ पर, मद्रास में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सेशन में। ये इसीलिए मैंने नोट में लिखा है, ये फुल रेजोल्यूशन नहीं था, इट वाज स्नैप रेजोल्यूशन, जिसमें कहा गया है कि डोमिनियन स्टेटस में ही हमें स्वराज चाहिए, स्नैप रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज। उसके बाद मैंने पहले ही बोला तमाम पार्टीज, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन लीडर्स ने इसको बायकॉट किया एक्सेप्ट 2 पार्टीज, जस्टिस पार्टी इन मद्रास एंड प्रोविंस एंड यूनियनिस्ट पार्टी इन पंजाब। मद्रास प्रोविंस में जो जस्टिस पार्टी चल रही थी उन्होंने इसको बायकॉट नहीं किया, यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब में चल रही थी उन्होंने इसको बायकॉट नहीं किया। उसके बाद कमीशन जो नवंबर 1927 में बनी, इंग्लैंड से वो निकले जनवरी 1928 और इंडिया में वो पहुँचे फरवरी 3, 1928। और जब कमीशन इंडिया में पहली बार कहाँ पहुँचा तो मैंने नोट्स में नहीं लिखा, लेकिन आप अपने नोटबुक में ऐड कीजिए। पहला ये बॉम्बे में लैंड हुआ ये कमीशन, और इस कमीशन को ग्रीट किया गया विद द स्लोगन गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, यानी कि आप वापस जाइए, आप वापस जाइए, आप वापस जाइए। तो दिस वाज द स्लोगन विच वाज बाय विच दिस कमीशन वाज ग्रीटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, डेमोन्स्ट्रेटर्स। उसके बाद जब ये यहाँ पहुँची 30 अक्टूबर 1928 इस कमीशन ने लाहौर जाने के लिए इरादा किया एंड दिस कमीशन वेंट टू लाहौर, जहाँ पर एज यूजुअल जहाँ पर भी ये कमीशन जाता था प्रोटेस्टर्स गो बैक साइमन। इस यहाँ पर भी लाहौर में भी पीपल ऑफ लाहौर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस कमीशन, और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ प्रोटेस्ट ज़्यादा हुई जिसकी वजह से लाठी चार्ज हुआ बाय पुलिस, और एक इम्पॉर्टेंट लीडर लाला लाजपत राय की मृत्यु, ही सकम्बड टू हिज इंजरीज। यहाँ पर उसको एक लाठी ज़्यादा ज़ोर से पड़ती हैं और वो फिर अपने जो उसकी इंजरीज थी, ही सकम्बड टू डेथ, वो मर जाते हैं। जो क्लास IV के जो क्लास IV का पेपर है वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था साइमन कमीशन में जब लाहौर में लाठीचार्ज हुआ 1928 में, तो वहाँ पर कौन इम्पॉर्टेंट लीडर मर गए, तो आपको आंसर था उसका लाला लाजपत राय।
तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द साइमन कमीशन एंड स्वराज पार्टी। आपको मेरा लेक्चर कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिए। और बहुत सारे मैसेजेस मैं रिसीव कर रहा हूँ कि सर इन लेक्चर्स का पीडीएफ मिल जाएगा या नहीं। मैं देखूँगा एट द एंड ऑफ माई लेक्चर सीरीज। आई विल डेफिनेटली मेक कमेंट। टिल देन आई विल रिमेन अनअवेलेबल फॉर एनी कमेंट कि क्या पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा या नहीं। आई वुड डेफिनेटली रेस्पॉन्स टू दिस क्वायरी टू ऑल ऑफ यू। तब तक आप प्लीज़ इन वीडियोस को रिवाइज़ कीजिए, एक दो बार देखिए ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।